हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपलीजेएस। आज अपन देखने वाले हैं नोड.जेएस के बारे में। तो नोड.जेएस पे जाने से पहले अपन ये समझते हैं वेबसाइट किस तरीके से काम करती है और वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है। तो वेबसाइट के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन चीज़ें होती हैं सिर्फ, एक फ्रंट एंड उसका, दूसरा उसका बैक एंड, तीसरा उसका डेटाबेस। मेनली तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों के ऊपर पूरा काम होता है। फ्रंट एंड के ऊपर जो कोड लिखा जाता है वो रहता है अपना ब्राउजर पे, ठीक है, और बैकएंड पे जो कोड लिखा जाता है वो होता है सर्वर पे। अब मैं जैसे आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, कोई भी एक, मान के चलिए एक वेबसाइट है और इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ अगर, तो इंस्पेक्ट करने पे अपन उसका HTML का कोड, CSS का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड आसानी से देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कोड में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिटेल में इसको निकाल सकते हैं। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तो अपन किसी भी वेबसाइट का देख सकते हैं, लेकिन जो इसके बैकएंड पे जो कोड लिखा हुआ है वो अपन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो सर्वर पे मौजूद रहता है। अब सर्वर का और फ्रंट एंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फ्रंट एंड का जो कोड होता है ना, फ्रंट एंड का कोड रहता है सर्वर के कोड से, सर्वर से कनेक्ट, यानी कि इसका खुद का एक सर्वर है। देखो मैं आपको एक बार फिर से वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। वेबसाइट की लिंक खुल रही है तो आप बिना इंटरनेट के क्या उसको खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते ना। तो इंटरनेट है तो इसका मतलब वेबसाइट खुल रही है। तो इंटरनेट क्या, इंटरनेट अपने आप में एक सबसे पहला सर्वर है कि जो उसको एक्सेस करने का मौका देता है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का मौका देता है। तो वो सर्वर के ऊपर कौन सा कोड रहता है? फ्रंट एंड का, ठीक है। अब बैक एंड का एक सर्वर अलग होता है जो फ्रंट एंड के कोड से कनेक्ट रहता है। किससे? फ्रंट एंड के कोड से कनेक्ट रहता है। अब बैक एंड और फ्रंट एंड के कोड से जो सर्वर कनेक्ट रहता है, अब डेटा की प्रोसेसिंग समझते हैं अपन। ये तो अपन ने समझ लिया कि फ्रंट एंड का बैक एंड से कनेक्ट रहता है और बैक एंड के अंदर जो कोड लिखा रहता है वो डेटाबेस से कनेक्ट रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट किया जाता है और बैक एंड को डेटाबेस से। अब समझते हैं डेटा की प्रोसेसिंग। ब्राउजर पे जो भी आप डेटा देते हैं, मैं यहाँ पे इस पेन को लेता हूँ पहले। ब्राउजर पे आपने डेटा इनपुट किया, कोई भी डेटा आपने इनपुट किया, वो डेटा इनपुट होने के बाद कहाँ जाता है? पहले इस सर्वर पे जाता है। इस सर्वर पे जाने के बाद कहाँ पे जाता है? इस सर्वर पे जाता है, उसके बाद यहाँ पे जाता है और यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन ये डेटा इस तरीके से जाता है और डेटाबेस के अंदर से जब डेटा आता है तो इसी तरीके से वापस आता है। मैं इसको थोड़ा रुकना, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड पहले इसको समझ लो कि पहले डेटा जब भी अपन इनपुट करते हैं तो फ्रंट एंड से होते हुए बैक एंड पे और बैक एंड से होते हुए डेटाबेस पे। और जब भी किसी डेटा को वापस लाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपन अपनी फोटो वीडियो की किसी ना किसी प्रोफाइल में अपन जाके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहाँ से आता है? डेटाबेस से आता हुआ, बैकएंड से घूमता हुआ फ्रंट एंड से अपने पास ब्राउजर पे शो होता है। अब ये डेटा प्रोसेस कैसे होता है? डेटा प्रोसेस को जिस तरीके से होता है, जैसे अभी डेटा यहाँ पे था, अपन ने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद जहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड को जिस तरीके से लिखा रहता है कि उसका कनेक्शन रहता है इस सर्वर के साथ। जो ये सर्वर किसके साथ है? डायरेक्ट इस वाले बैकएंड वाले सर्वर के साथ कनेक्ट किया गया है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसकी मदद से इस कोड को एक्सेस किया गया, इस कोड को एक्सेस किया गया। उस कोड के अंदर लिखा हुआ है डाटाबेस का कोड, समझना, इस कोड के अंदर इसका कोड लिखा हुआ है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। मैं इसके अंदर से कुछ मिटा देता हूँ। तो इस कोड का जब डाटाबेस से जब कनेक्ट हो गया, ये वाला कोड अब डाटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। जब ये डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है तब जाके अपना डेटा जो है यहाँ पे आगे स्टोर होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी अभी कॉम्प्लेक्स लग सकती है क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल टर्म भी हैं, डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड। तो अभी बस इतना समझ लेना है कि फ्रंट एंड के अंदर जो डेटा आप लेते हैं पर वो बैक एंड में जाता है, बैक एंड से डेटाबेस में जाता है। इन सब के बीच में सर्वर एक नाम की चीज़ होती है जिसके ऊपर ये सारा सब कुछ परफॉर्म होता है। अब चलते हैं अपन नोड.जेएस के ऊपर। मैं इसको करता हूँ बंद, इसको भी करते हैं अपन, सीधा चलते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे खोलते हैं अपन नोड.जेएस। तो नोड.जेएस की अगर ऑफिशियल साइट पे जाएं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेना। बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है, नहीं तो आप मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। इस प्रकार की आपके पास फाइल आएगी, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर इसके बाद इसको फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इंस्टॉल कर लेना। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि कहाँ अपना नोड.जेएस इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे और इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड लिखना है, नोड -v
तो इस तरीके से उसका वर्जन अपन को मालूम पड़ जाएगा। और Node.js के साथ एक और चीज़ अपने पास आती है npm, तो npm माइनस भी लिखेंगे तो npm का वर्जन भी अपन को मालूम पड़ जाएगा। अब बाई चांस किसी वजह से अगर आपके लैपटॉप में Node.js नहीं बता रहा है डाउनलोड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस लिखेंगे, केवल एडवांस। इस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग में, यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे जो भी न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप Node.js लिखेंगे और Node.js लिखने के बाद जो भी यहाँ पे आपका जिस जगह पे Node.js डाउनलोड हुआ है, जिस जगह पे Node.js इंस्टॉल हुआ है, उस जगह के आप पाथ यहाँ पे इनपुट कर देंगे। जैसे मेरे इस फाइल के अंदर है, सी प्रोग्राम फाइल इसके अंदर है, तो मैंने इसको, अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ यहाँ पे इस वाले को, तो इसी फाइल को मैं दोबारा से ऐड कर सकता हूँ, वो एक बात अलग है, लेकिन वो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे एक बार फिर से ओके करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब चलते हैं अपन अबाउट सेक्शन पे। इस 4 लाइन को पढ़ लेना आप। Node.js पूरा इन्हीं 4 लाइन के ऊपर बेस है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये Node.js अपना पूरा एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि एक थ्रेड से अलग अलग कंडीशन, मैनी कनेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ मैनी कनेक्शन कैन बी हैंडल्ड कॉन्करेंटली अपॉन ईच कनेक्शन, द कॉलबैक इज फायर्ड बट इफ देयर इज नो वर्क टू बी डन Node.js विल स्लीप। तो यहाँ पे इनका जो मेन एम था, इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि Node.js को पूरी तरीके से एसिंक्रोनस बनाना, पूरी तरीके से इवेंट ड्रिवन बनाना और कॉलबैक फंक्शन के हिसाब से चलाना। कॉलबैक फंक्शन के हिसाब से क्या मतलब है, ये अभी थोड़ी देर में अपन समझेंगे। अब चलते हैं अपन सीधा एक Node.js का एक फोल्डर बनाते हैं, Node.js ट्यूटोरियल नाम से। जल्दी से Node.js ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बनाते हैं। इसको खोलते हैं VS कोड में अपने। सबसे पहले बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल f.js। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट ए और इसके अंदर कोई भी वैल्यू मान के चलो, इस तरीके से कर दी और मैंने कंसोल डॉट लॉग करा के इसको मैंने इनपुट करा के अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ से नॉर्मली चलाते थे और ये चल जाता था। लेकिन अगर अपन को Node.js की मदद से चलाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल पे जाना है, केवल नोड और उस फाइल का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख दूँ f, तो यहाँ पे सागा मतलब आ गया है। तो यानी कि इस तरीके से अपना Node.js के अंदर भी कोड चल जाता है। अब बात करते हैं कि npm। अपन ने बोला कि Node.js के अंदर npm बाय डिफॉल्ट आता है। npm होता क्या है? npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। अब पैकेज का मतलब क्या है? पैकेज का मतलब यहाँ से मतलब है कि पैकेज एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर सबसे पहले तो नोड मॉड्यूल आता है, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, जब नोड मॉड्यूल आएगा उसको समझेंगे। पैकेज एक ऐसा कोड समझिए आप जिसके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है, उस कोड को आपका यूज हो रहा है तो आपने उस कोड को इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने से वो आप कोड आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को आपने कॉल कर लिया और आपने अपने कोड के अंदर यूज कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से अपन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके अपन कोड के अंदर यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक पैकेज है npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस, और इस तरीके से अपन देंगे तो अब ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक एक्सप्रेस नाम की फाइल है। अभी अपन ने पैकेज डॉट जेसन भी नहीं जाना था। पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जितने भी आप यहाँ पे पैकेज डालते हैं, जितने भी पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे, वो सारे पैकेज की जानकारी यहाँ पे रहेगी। जैसे मैं आपको एक पैकेज और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, npm i nodemon, और जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेस के साथ साथ एक और आ जाएगा जिसका नाम होगा nodemon। ये यहाँ पे देखिए nodemon। अगर मैं कुछ और करके दिखाऊँ तो npm i जेसन वेब टोकन करूँ, तो जैसे ही मैं जेसन वेब टोकन करूँगा तो यहाँ पे npm i ये सारे भी जेसन वेब टोकन भी आ जाएंगे। और आने के साथ साथ अगर अपन को यहाँ से डिलीट भी करना है तो अपन npm uninstall जेसन वेब टोकन इस तरीके से लिख के इसको यूनिस्टॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, तो फिर मैं इनको यूनिस्टॉल यहाँ पे एक्सप्रेस और नोडमॉन दोनों को एक साथ हटा रहा हूँ। तो अभी दोनों से हट गया। अभी देखो यहाँ पे रेंडर हो गया। अभी अपन को क्या करना है, अगर बाय डिफॉल्ट बनानी है तो अपन npm init केवल लिखेंगे और अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल आ जाएगी, इस तरीके से अपनी बन जाएगी। ये देखो पैकेज डॉट जेसन फाइल अपनी बाय डिफॉल्ट बन चुकी है।
अब मैं अभी समझते हैं सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ गए ना, उसके बाद अपन नोड.जेएस के बुलेटिन मॉड्यूल पे चलेंगे, फिर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे अपन ने f.js की एक फाइल बनाई, इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को अपन को दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक दूसरी फाइल बनाते हैं। मैं बनाता हूँ s.js नाम से। s.js के अंदर इस f.js का अपन को कोड एक्सेस करना है। किस तरीके से करेंगे? अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे const b इक्वल टू रिक्वायर, अरे यार रिक्वायर चाहिए, रिक्वायर, और इस तरीके से डॉट लगा के केवल बस फाइल का नाम लिखना है। और इसके बाद अपन लिखेंगे नोड और एस के अंदर तो कोड लिखा नहीं है कुछ भी, लेकिन एस के अंदर ए का कोड आप देखना आ जाएगा। देखो सागा प्रिंट हो गया। सागा कहाँ पे लिखा हुआ है? सागा लिखा हुआ है एक के अंदर, मतलब एफ फाइल के अंदर। तो किसी भी एक फाइल का कोड अगर दूसरी फाइल में लेना है तो किस तरीके से लेंगे? कुछ इस तरीके से। अगर ये तो चलो सिंपल हो गया कि अपन ने इसको इसमें ले लिया, मतलब इस कोड का अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा होता, मैंने यहाँ पे एक नाम का एक बना, मैंने एक फंक्शन भी बना देता हूँ, फंक्शन सौम्या बना देता हूँ, console.log, और यहाँ पे लिखते हैं आई लव सौम्या, और यहाँ पे s.js के अंदर फिर से मैं इसको node.js करके चलाता हूँ। तो इस बार देखो केवल सागा प्रिंट हुआ, वो सौम्या आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, आ चुका है, लेकिन वो बी नाम का जो अपन ने वो बनाया ना वेरिएबल, इसके अंदर आया है। अगर आपको चेक करना है कि किस तरीके से आया कि नहीं आया, तो मैं बी डॉट केवल सौम्या लिखूंगा। पहले तो एरर देगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं। सागा और अनडिफाइन, और मैं अभी सौम्या को कॉल कर रहा हूँ, फिर भी अनडिफाइन तो आना ही आना है। नोड एस बी सौम्या इज ए नॉट अ फंक्शन। सबसे पहले तो इसने एरर दिया। क्यों दिया? अभी आप देखो, जब तक आप ए अकेला दे रहे थे, मतलब एक, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और मैं अभी इसको दोबारा से चलाऊं, नोड एस, पहले इसको इसके अंदर इसको ये अपन कमेंट करते हैं और फिर से इसको चलाते हैं, CLS करते हैं, पहले क्लियर करते हैं। देखो अभी ये बराबर प्रिंट हो रहा है, यानी कि वो दिक्कत ही नहीं कर रहा, आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, एक और फंक्शन को एक्टिव कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो केवल जो एक वेरिएबल आप बनाते हैं, जो भी आप एक चीज़ बनाते हैं उसको वो इंपोर्ट कर लेता है। कोई भी एक चीज़, वेरिएबल ही नहीं, मतलब फंक्शन भी बना देते ना, अकेला होता ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, केवल अकेला फंक्शन सौम्या रखता हूँ, और मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पे, तो आप देखो अब एक करली ब्रैकेट टाइप का प्रिंट हो गया आगे। और वही मैं अगर यहाँ पे वी डॉट स्वार करता हूँ तो एरर आ गया। मतलब यानी कि अगर अपन उस वेरिएबल के अलावा जो भी अपन कोशिश कर रहे हैं उसको आप कर रहे हैं तो अब वो आ ही नहीं रहा है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे लेट ए भी लिखने देता हूँ, जो पहले था अपना सागर। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसको दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करना है। आपको क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना है, और इसमें इक्वल टू के साथ ए और सौम्या, इस तरीके से दोनों चीज़ें पास करनी है। और अब जाके ये एक्सेस होगा, अब जाके अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। अगर चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आई लव सौम्या आ गया और अनडिफाइंड भी आ गया। अभी आई लव सौम्या अकेला आया, यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं आई, सागा क्यों नहीं आया, सागर क्यों नहीं आया? सागर भी तो आना चाहिए था। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अपन ने उसको एक्सेस ही नहीं किया। अपन अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो अपन इस तरीके से console.log v.a लिख सकते हैं, और जैसे अपन ऐसा लिखेंगे तो देखो आई लव सौम्या, अनडिफाइन और सागर तीनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरीके से अपन किसी भी दूसरी फाइल का जो डेटा है अपन इस फाइल के अंदर ला सकते हैं। ये तो था बेसिक तरीका अपना। अब बात कर लेते हैं अपन नोड.js के बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पे चलने के बाद यहाँ पे आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मेरे लैपटॉप के अंदर 16 पॉइंट के ऊपर कुछ वर्जन था, तो मैं इसको
16 पॉइंट में कन्वर्ज कर लूँगा और यहाँ से अपन एक एक करके सारे मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल जो है मैं यहाँ पे उठाता हूँ वो है, कौन सा उठा लेते हैं अपन, उठाते हैं C++ मॉड्यूल, तो यहीं पे है ना, इसको रीलोड करते हैं। क्या गड़बड़ हो गई, एसिंक हुक बफर DNS एरर इवेंट, किसी भी मॉड्यूल को अपन वैसे उठा सकते हैं। मैं अपन यहाँ से OS को उठा लेता हूँ और OS में अपन चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको रिक्वायर करना है अपने फाइल के अंदर। और VS कोड में अगर आप काम कर रहे हैं तो VS कोड बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कौन सी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे console.log करने पे मैं OS डॉट लिखूंगा ना, तो OS के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल जो अपन ने इंपोर्ट किया है, ये क्या है, एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल का अपन ने इंपोर्ट किया ना, तो इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। देखो कितने सारे फंक्शन हैं, वो सारे जितने भी फंक्शन हैं वो यहाँ पे आ गए। जैसे मैं अगर अभी चाहता हूँ रिलीज को, तो मैं रिलीज का फंक्शन कॉल करूँगा तो इसमें बताता भी है, VS कोड आपको बताता भी है कि रिलीज फंक्शन करेगा क्या। यहाँ पे साफ साफ लगा हुआ है कि रिटर्न दी ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एज ए स्ट्रिंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसको एज ए रिटर्न वो पास कर देगा। अगर मैं इसको अभी चलाऊँ, कौन सी चलाना है, नोड F चलाना है इस बार अपन को। तो देखो अभी मैं 10.0.9 मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 10.0.19045 में यूज कर रहा हूँ। और मुझे अगर कुछ और यूज करना है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर फंक्शन है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, OS डॉट लिखूंगा और फ्री मेम को कर सकता हूँ। तो फ्री मेम क्या करता है, फ्री मेम अपन को मेमोरी बताता है कितनी मेमोरी अभी मेरे लैपटॉप में खाली है। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे टोटल मेमोरी निकालनी है कि मेरे लैपटॉप की टोटल मेमोरी कितनी है, तो मुझे केवल OS डॉट लिखना है और यहाँ पे मैं टोटल का इंतजार करूँगा, टोटल कहीं आ जाए, नेटवर्क प्लेटफॉर्म रिलीज सेट, ये टोटल मेमोरी आ गई। तो मैं इसको इस तरीके से, देखो यहाँ पे बता रहा है कि बची हुई मेमोरी इतनी है और टोटल मेरी इतनी है। तो इस तरीके से अपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है उनको अपन यूज कर सकते हैं। और VS कोड के अंदर तो आसान यूज करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको केवल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और डॉट लगाना, उसके बाद तो सारे फंक्शन वहाँ पे लिखे हुए हैं। उसमें से भी अगर आपको अभी भी कोई फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप Node.js की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके पास जाके आप यहाँ पर भी देखो ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, इन सब के पास आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे OS आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, रिटर्न दी ऑपरेटिंग सिस्टम CPU आर्किटेक्चर आपका ही रिटर्न करके देता है, और ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करेंगे तो क्या रिटर्न करके आएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें, डेव नल अगर आप यूज करेंगे तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल पाथ बताता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करके देखिएगा और समझ में आएगा आपको कि कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर अब मैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे अपने चलूँ तो पाथ पे चलते हैं अपन। तो पाथ, सबसे पहले पाथ को अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी मॉड्यूल का अपन यूज करेंगे तो उसको अपन को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो Ctrl+C करके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब पाथ की एक विशेषता है, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करता हूँ और कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू पाथ डॉट जैसे मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी इसके जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए। जितने भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए। जैसे मैं इसको मान के चलिए डायरेक्टरी नेम अगर देता हूँ या फाइल नेम देता हूँ, जो भी मैं देता हूँ, तो कौन सा क्या कर रहा है, पाथ डॉट ज्वाइन क्या करेगा। मैं अभी बेस नेम देता हूँ। सबसे पहले तो अपन नोड, अगर आपको इसको एग्जाम्पल कोड चाहिए कि एग्जाम्पल कोड, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके पाथ डॉट बेस नेम को उठाएंगे। एग्जाम्पल कोड हमेशा यहाँ से उठा लेना, और जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि एग्जाम्पल किस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे पाथ डॉट बेस नेम मुझे मिल गया, ये क्या करेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सी टेम्प माई फाइल डॉट HTML, इसका जो बेस है वो रिटर्न करके दे देगा। अब इसका बेस क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या बेस है। सबसे पहले CLS करते हैं और नोड F, तो माई फाइल डॉट HTML इसका क्या है, बेस एड्रेस है। आपका बेस नेम आपको मिल गया, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो गिवन रहता है वो होता है क्या, बेस नेम। और अगर आपको ये पता करना है कि ये क्या है, वो तो URL के अंदर जाके पता कर सकते हैं अपन। और भी सारे इसके अंदर, जैसे एक और जैसे देखें तो डिलीमीटर, डायरेक्टरी नेम आप पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर अभी आप यूज कर रहे हैं। Ctrl+C, मैं अगर इसको const b
इक्वल टू कंट्रोल V और डायरेक्टरी नेम इसमें पूछूं अगर कंसोल लॉग B करूं और मैं नोड F, तो अभी आपको जो नीचे मिल गया वो क्या है, डायरेक्टरी नेम है इसका। और मैं अगर अभी जो जिस फाइल के अंदर अभी अपन काम कर रहे हैं उसको अगर अपन एक्सेस करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से फाइल नेम लिखेंगे और यहाँ पे फिर से अपन करते हैं। तो जिस फाइल के अंदर अभी अपन काम कर रहे हैं जी, देखो सी के यूजर के डेल डेस्कटॉप नोड.js ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर f.js नाम की एक फाइल है जिसके अंदर अपन काम कर रहे हैं। और अपन अगर ऐसा चाहते हैं कि डायरेक्टरी भी पता करें तो इस तरीके से अपन कहाँ गया अपना डायरेक्टरी नेम अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन को डायरेक्टरी भी अपन को मालूम पड़ जाएगी। सबसे पहले तो आपको फाइल नेम मालूम पड़ गई, इसके बाद आपको डायरेक्टरी भी मालूम पड़ गई कि किस डायरेक्टरी के अंदर अपन काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन पाथ के और भी जाना यूज है। तो आप एक बार अगर इसको एक्सेस करेंगे, इस नोड.js की जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर जाएंगे तो आपको और मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और दूसरा आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, नोड.js लर्न करके एक वेबसाइट है। अगर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से कोई प्रॉब्लम आती है तो लर्न नोड पे आप जाएंगे तो इन्होंने ये भी नोड.js की तरफ से बनाई गई है, लेकिन ये सबसे बेस्ट वेबसाइट मानी है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वेबसाइट है, क्योंकि इस पे हर एक चीज़ को, अरे यार ये वाली नहीं है, लर्न नोड नहीं है, नोड.js डेव यही वाली है ना, हाँ यही वाली है, नोड.js डेव ये वाली है। इसके एक एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। हाउ मच जावास्क्रिप्ट डू यू नीड टू नोड यूज, जो है V8 इंजन क्या है, npm पैकेज मैनेजर क्या है, ECMA स्क्रिप्ट क्या है, नोड.js डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का मतलब क्या है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ किस हिसाब से काम कर सकती है। या फिर आप और भी अगर गहराई से अगर देखना चाहते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात कहना है कि जिस तने पे आप टिक मतलब धीरे धीरे अगर आप इससे सीखना चाहते हैं तो एक एक करके सारी चीज़ें आप सीखते जाएंगे और इस पर टिक लगता जाएगा। ये सिंक्रोनस किस तरीके से काम करती है, तो इस सिंक्रोनस पे क्लिक करो। उसके बाद मैनिपुलेटिंग फाइल के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं अपन अभी अपन फाइल के बारे में देखेंगे, रीडिंग राइटिंग के बारे में, कमांड लाइन से अपन किस तरीके से नोड.js का यूज कर सकते हैं। हर एक चीज़ की यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो आप यहाँ एक बार इस फाइल को आप इस वेबसाइट को आप जरूर एक्सेस करना, जिससे आपको और सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इन्होंने फाइल की बात करी है तो अपन फाइल वाला ही उठा लेते हैं। फाइल सिस्टम किधर है, फाइल सिस्टम, फाइल 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 यहीं पे कहीं होगा, नेट इंस्पेक्टर HTTP फाइल सिस्टम। और अगर अपन फाइल सिस्टम पे जाएं, फाइल सिस्टम, हाँ अपन सबसे पहले फाइल सिस्टम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अब जो कि fs डॉट देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं fs डॉट लिखता हूँ तो सबसे बेस्ट जो मुझे VS कोड का लगता है, यहाँ पे सबसे बेस्ट यही लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, कितने इसके अंदर फोल्डर हैं और हर फोल्डर को किस तरीके से यूज कर, हर फंक्शन को किस तरीके से यूज करना। जैसे मैं अभी लिखूँ रीड, तो रीड अकेला लिखूंगा तो रीड फाइल और रीड फाइल सिंक दोनों ही चीज़ें पहले अलग अलग हैं। पहले आपको बता दूं मैं, जैसे मैं रीड फाइल लिखता हूँ तो रीड फाइल के अंदर नहीं, पहले मैं रीड फाइल सिंक को यूज करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट नहीं किस नाम से बनाऊँगा, r.txt नाम से बनाऊँगा, r.txt नाम से बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा हाय दिस इज सौम्या फ्रॉम भूत, चलो छोड़ो। जैसे इस अपन ने r.txt नाम की बना ली जिसके अंदर लिखा हुआ हाय दिस इज सौम्या फ्रॉम भूत। तो अभी अगर जैसे मुझे इस फाइल को रीड करना है तो किस तरीके से करेंगे, फाइल सिस्टम के अंदर इसको रीड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं रीड फाइल सिंक की मदद से कराता हूँ आपको, रीड फाइल सिंक, और इसके अंदर मैं केवल इतना लिखता हूँ। देखो इसके अंदर जो भी अपन को लिखना है इसके बारे में पहले तो पूरी डिटेल आ गई आपको कि क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाथ देना है। जिस पाथ, जैसे मैं देता हूँ r.txt
txt नाम की फाइल है, उसको रीड करो आप। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाकी सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में है, देना है तो दे दो और नहीं देना है तो नहीं दे दो। और इसको पहले एक बार मैं फिर से होवर करता हूँ, जिससे यहाँ पे क्या है ना पूरा डिटेल में रिटर्न द कंटेंट ऑफ द पाथ। एक क्या रिटर्न करेगा, जो भी पाथ के अंदर जो कंटेंट है उसको वो रिटर्न करके देगा। अब रिटर्न ही करके दे रहा है तो अपन इस तरीके से क्यों लिखेंगे, इसको अपन करते हैं Ctrl+X और यहाँ पे console.log खोलते हैं, इसको Ctrl+V के अंदर अपन इसके अंदर कराते हैं और इसको पूरा डेटा जो है बफर के फॉर्म में आ गया। पूरा डेटा जो है बफर के फॉर्म में आया। अभी डेटा अपना उस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में अपन को चाहिए था। अगर मैं इसको देखो रिटर्न दी कंटेंट ऑफ द पाथ आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा लिख के दे रहा है कि बफर के फॉर्म में वो रिटर्न होके आएगा। अब बफर क्या है, बफर एक ऐसा फॉर्म है जो आप पढ़ नहीं सकते नॉर्मली, बस आप इतना समझ लीजिए। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग लगाऊंगा और टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके बाद मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, तो हाय दिस इज सौम्या फ्रॉम बूथ, तो यानी कि जो अपना कंटेंट है वो अपना आ चुका है। तो और क्लियरिटी के लिए अपन यहाँ से पहले इसको हटाते हैं और इसको देखते हैं। तो हाय दिस इज सौम्या फ्रॉम बूथ, ये तो हो गया रीड फाइल सिंक। और सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि अगर आपको इंटेंशनली आप ऐसा चाहते हैं कि एक कोड और लिखता हूँ, थोड़ा सा अभी आप वेट करना, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सागर, दिस इज सागर। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखो पहले दिस इज सौम्या फ्रॉम बूथ एंड दिस इज सागर, उसके बाद लिख के आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले ये वाला पूरा कोड चल रहा है, पहले ये वाला पूरा कोड चल रहा है, मतलब इसको फाइल को रीड करने के लिए जरा भी समय नहीं लेता और पहले अपना पूरा काम कर देता, उसके बाद ही नीचे का पूरा कोड चलाता है। और वहीं अगर मैं इसी ऑपरेशन को करने के लिए एफएस के अंदर एक और फंक्शन है जो है जिसको बोलते हैं केवल रीड फाइल। और रीड फाइल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पहले आपको पाथ देना है, मैं यहाँ पे देता हूँ r.txt, थोड़ा आप समझ जाएंगे अभी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। उसके बाद इसको अगर आप समझेंगे बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन है देना, लेकिन यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है ना, एंड का मतलब होता है मस्ट कंडीशन कि आपको ये चीज़ तो देनी ही देनी है, या तो आप इवेंट एमिटर दीजिए या उसमें से आप कॉल बैक को दीजिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल बैक को पास कर देता हूँ इस तरीके से, और कॉल बैक को पास करके यहाँ पे, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट दे सकते हैं। अगर मैं इसको रुक जाना, अभी मैं इसको ओवर करता हूँ, इसको नहीं हो रहा है ओवर, इसको करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो कॉल बैक के अंदर दो आर्गुमेंट दे सकते हैं, एक तो एरर और दूसरा नोड जेएस का जो एरर एक्सपेक्शन, और दूसरा यहाँ पे डाटा जो बफर के फॉर्म में अपन को मिलता है। मैं यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट देते हैं, एक एरर और एक डेटा, और मैं इसको console.log एक तो एरर को प्रिंट कराता हूँ, console.log और डाटा को प्रिंट कराता हूँ, और मैं एक console.log और प्रिंट कराता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ सागर। अभी आप यहाँ पे नोड एफ चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो पहले सागर आ रहा है, फिर नल आ रहा है, फिर बफर वो आ रहा है। इससे पहले भी अपन सेम ऑपरेशन कर रहे थे, यानी कि रीड फाइल सिंक का यूज कर रहे थे, बिल्कुल सेम ऑपरेशन, डाटा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना। सबसे पहले तो डाटा को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे आपको बराबर दिखाई दे। इससे पहले भी अपन सेम ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर सागर कहाँ पे लिख के आ रहा था, सागर आ रहा था सबसे नीचे लिख के। अगर आप देखें जैसे सागर, ये सागर जो सबसे नीचे लिख के आ रहा था, लेकिन इसके अंदर सागर ऊपर लिख के आ रहा है और उसके बाद अपना नल और ये वाला कोड अपना चल रहा है। तो ये कहना क्या चाहता है, ये यहाँ पे यही कहना चाहता है कि ये सिंक्रोनस तरीके से जावास्क्रिप्ट यानी कि नोड.जेएस जो है ये सिंक्रोनस तरीके से काम करती है। अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल बैक देता हूँ, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, रीड फाइल, रीड फाइल के अंदर क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन अपन को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपने जो फंक्शन, जैसे में अपन को क्या करना है, दूसरी फाइल से इसका डेटा पढ़ना है और उस दूसरी फाइल से अपन डेटा पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद यहाँ पे शो कराएंगे। तो यानी कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब तक वो पढ़ने जाएगा डाटा को और वो पढ़ के आएगा वापस, तब आपको लिख के देगा। तो इससे अच्छा है कि पहले जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है तो उस कोड को चला दो, उसके बाद तुम आराम से पढ़ते रहो। ये होता है ये सिंक्रोनस, मतलब कि बाकी का कोड चला दो और कॉल बैक सबसे आखिरी में चला देना। और इससे पहले जब हमने सिंक्रोनाइजेशन का यूज किया था तो वो क्या कर रहा था, वो ये कर रहा था कि पहले तो मैं जाऊंगा, मैं
पहले पूरा अपना डेटा पढ़ूंगा और डेटा पढ़ के आऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे शो कराऊंगा। यहाँ पे वैसे तो मैं console.log टाइम लगाता तो मैं यहाँ पे समझा भी देता आपको कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लगा रही है। जो इस सिंक्रोनाइजेशन मॉडल होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और ये सिंक्रोनाइजेशन उसी कोड को करने में थोड़ा कम समय लेता है। कई बार आपको इंटरव्यू में फंसाने के लिए ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये तो हो गया रीड फाइल के लिए, कंटेंट के आप रीड करते हैं तो किस तरीके से। और इसी के अंदर एक और होता है राइट करने का, राइट फाइल। और राइट फाइल के अंदर आपको कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको केवल पाथ देना है। मैं यहाँ पे वही पाथ देता हूँ कि r.txt के अंदर आप पाथ के अंदर एक कंटेंट लिखो। दूसरा आपको कंटेंट यानी कि डाटा देना रहता है जो भी आपको प्रिंट कराना है। वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है सौम्या फ्रॉम बूथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, आपको क्लियर होगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने इसको पहले कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सौम्या फ्रॉम बूथ, और इसको मैं अनकमेंट करके यहाँ पे लिखता हूँ हाय दिस इज सागर फ्रॉम हेवन। इस तरीके से लिखते हैं। ओ सॉरी, मैंने तो एक फंक्शन की तरह पास कर दिया इसको r.txt। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे लिख भी गया होगा, सिर्फ यहाँ पे अपन को क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन देना है और इसके बाद इस तरीके से, और यहाँ पे console.log दिस इज सागर, और मैं इसको चलाता हूँ हाय हेलो दिस इज सागर फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हुआ ना पहले fs डॉट, अभी आप पहले गौर से देखना है यहाँ पे दिस इज सागर फ्रॉम हेवन, और मैं इसको r.txt आपको दिखाता भी हूँ। दिस इज सागर फ्रॉम हेवन आ गया, यानी कि जो कोड था ना अपना हाय दिस इज सौम्या फ्रॉम बूथ, वो कोड यहाँ पे हट चुका है, वो कोड यहाँ पे पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। हाय दिस इज सागर फ्रॉम हेवन, और जो कोड अपन ने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो यहाँ पे जो कोड लिखा है अपन ने दिस इज सागर फ्रॉम हेवन, ये वाला कोड इसके अंदर जाके लिखा, और लिखने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे शो कराया। तो आपने फील किया होगा कि पहले कोड लिखा गया, उसके बाद कोड को लेके आया गया। तो इसका मतलब, इसको मैं एक पूरी डिटेल में समझाता हूँ, पूरी डिटेल में। इसको मैं पहले दोबारा से चलाता हूँ, पूरी डिटेल में समझाता हूँ। आपको समझ में नहीं आया होगा क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सागर, तो यानी कि सबसे पहले कोड कौन सा चला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्रिंट क्या हुआ, दिस इज सागर। दिस इज सागर कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज सागर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब उसके बाद कोड कौन सा चला, ए वाला। अब लिखा हुआ है दिस इज सागर फ्रॉम हेवन, नहीं पहले लिखा हुआ है नल, तो नल कहाँ से चला, नल चला यहाँ से, एरर अब इसमें एक भी नहीं है इसलिए नल आ गया। उसके बाद आया दिस इज सागर फ्रॉम हेवन, उसके बाद कोड कौन सा चला, उसके बाद कोड चला ए वाला। तो इससे आपको समझ में आया कि वो रोकता नहीं है, ये सिंक्रोनस क्या करता है, अपने आप को रोकता नहीं है। अगर देखो कोड को अगर देखा जाए तो कोड सबसे ऊपर कौन सा लिखा हुआ है, ए वाला, चलना चाहिए था ए वाला। अगर मैं आपको एक तरीके से अभी करके दिखाता हूँ, मैं अभी एक थोड़ा सा एक चेंजेस करता हूँ। मैं जो अभी किया था कि fs.read फाइल और सिंक, और मैं यहाँ पे केवल उसका नाम देता हूँ r.txt। यहाँ पे इस तरीके से आपको अंतर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और दिस इज सागर फ्रॉम हेवन की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज सागर फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। अब उसी कोड को दोबारा चलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लग गया, सागर आ गया, और यहाँ पे दिस इज सागर आ गया, बस। यानी कि ए वाला, देखो ए वाला कोड चल गया, कौन सा, ए वाला कोड चल गया, इसके बाद ए वाला कोड चल गया। ए वाला कोड तो चला ही नहीं। अच्छा, इस वाले के अंदर अपने console.log नहीं किया ना, console.log करते हैं ना पहले, अरे यार इसको पहले डिलीट कर, कंट्रोल एक्स के साथ यहाँ पे, console.log कंट्रोल वी, और इसको कॉलेज की जगह, कॉलेज तो वहाँ पे आ गया, वहाँ पे प्रिंट हो गया होगा, देख भी लेते हैं तो अपन कॉलेज हो जाएगा, दिस इज सागर फ्रॉम कॉलेज। तो इसके अंदर चेंज करते हैं, फ्रॉम इंदौर लिखता हूँ मैं। अब मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देख, अरे यार इसमें भी मेरे को करना चाहिए था टू स्ट्रिंग, चलो बार बार बहुत रिलेट कर रहा है जी।
अब देखो, दिस इज सागर फ्रॉम इंदौर द्वारा रिटर्न हो गया ग्वालियर। अब तो चलेगा, देखो हाय दिस इज सागर फ्रॉम इंदौर, सागर, और दिस इज सागर, यानी कि जो अभी ओरिजिनल कंटेंट अभी जो गया है, ये वाला जो कंटेंट गया है वो इसने रीड ही नहीं किया। इसने पहले जो कंटेंट जो पहले पढ़ा था वो वाला कंटेंट उठाया और लाके अपन को पटक दिया, और उसके बाद ये वाला कोड चला, इसके बाद ये वाला कोड चला। तो ये वाला कोड कर रहा है, ये वाला कोड इतना डिले कर रहा है। क्या करता है? डिले करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पहले दूसरी फाइल के अंदर जाएगा, पढ़ने जाएगा, पढ़ के आएगा, फिर इसके बाद नीचे वाले कोड चलेंगे। और पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था कि आराम से बढ़िया पहले तुम नीचे वाले कोड चला लो, उसके बाद मेरा कोड है वो चलता रहेगा बाद में। और अगर r.txt देखें तो इसमें दिस इज सागर फ्रॉम ग्वालियर आया है, तो पढ़ना इसको दिस इज सागर फ्रॉम ग्वालियर था, लेकिन इसने पढ़ इंदौर से लिया। तो इस तरीके से भी FS मॉड्यूल काम करता है। तो अपन ने अभी कौन कौन से देख लिए? FS देख लिया, पाथ देख लिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया। एक आध कोई और देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो के साथ काम करना अपन देखेंगे, अभी इस वीडियो में नहीं है, कभी और देखेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। एसिंक इवेंट को अभी अपन देख लेते हैं। इवेंट जो है वो चैट ऐप, रियल टाइम चैट ऐप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक बार आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे जरूर आइएगा, और डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सेस करिए, थोड़ी चीज़ों को समझिए कौन सा किस तरीके से काम कर रहा है। मैं अभी आपको, चलो इवेंट और कर लेते हैं अपन, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इवेंट करते हैं, इवेंट कहाँ गया? यहाँ पे आया इवेंट। इवेंट के अंदर सबसे पहले तो इसको करते हैं इंपोर्ट। इवेंट समझा देता हूँ इवेंट क्या है। इवेंट के अंदर बड़ी भारी चीज़ है, बहुत आराम से आ जाएगा। देखो इसको मैं करता हूँ अभी कमेंट आउट, और मैं इसके नोड एफ को अभी चलाता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है एन इवेंट अकर्ड, लेकिन अगर आप नोड एफ चला रहे हैं तो अभी आप देखो नोड एफ चला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा। और मैं अगर इसको अनकमेंट कर देता हूँ फिर चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो लिख के आएगा एन इवेंट अकर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बताता है कि जब कोई एक इवेंट हो, इवेंट तो हो लेकिन इवेंट को जब बताया जाए तब वो इवेंट हो। मतलब समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर भी कोई बात नहीं, नए नए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है समझना। कोई चीज़ पहली बार में समझना आनी ही नहीं चाहिए, तभी वो अच्छे से समझ में आती है। अगर देखो एक इवेंट तुमने बनाया, तुमने कहा जब इवेंट ऑन हो तब हमको इस वाला फंक्शन कॉल कर देना। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ कि स्कूल की छुट्टी हो, जब हॉलीडे हो तो मुझे पिकनिक पे ले जाना। जब हॉलीडे हो तो पिकनिक पे ले जाना। अभी मान के चलो अब हॉलीडे है ही नहीं। अगर हॉलीडे नहीं है, जब तक हॉलीडे नहीं आएगा तब तक आप पिकनिक पे जाएंगे नहीं। कुछ ऐसा ही कनेक्शन रहता है ना। तो जब हॉलीडे आ गया, जब हॉलीडे आ गया तब उसने कॉल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी पिकनिक आ जाएगा। देखो पिकनिक आ गया ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि आप किसी एक इवेंट को बताते हैं। कोई इवेंट हो, जैसे मान के चलिए आपके कॉलेज में बोला गया कि आज जो है एनुअल फंक्शन है, आज एनुअल इवेंट है। तो एनुअल फंक्शन पे आपको ब्लैक ड्रेस हमको पहन के आनी है। जैसे आपको बोला जाता है कि एनुअल फंक्शन पे पूरे उसके अंदर मैसेज भेजना है, तो क्या करना है? एनुअल फंक्शन पे ब्लैक ड्रेस पहन के आनी है, ब्लैक ड्रेस। तो अपन जब एनुअल होगा तब इसको कॉल कर देंगे। अभी एनुअल है, मान के चलिए आज ही एनुअल है, तो मैंने इसको कॉल किया तो एनुअल पे मैं ब्लैक ड्रेस पहन के आना, ये सबको मैसेज चला जाएगा। ये अपन ज़्यादातर यूज करते हैं रियल टाइम चैट ऐप बनाने के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गए, सिग्नल ऐप हो गया, और भी वीडियो कॉलिंग के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। रियल टाइम चैट ऐप बनाएंगे तब अपन देखेंगे इस बारे में पूरे डिटेल में। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं, एक सर्वर बना के देख लेते हैं। सर्वर, सबसे पहले सर्वर के लिए अपन क्या करेंगे? इसके सबसे पहले होम पे जाएंगे। एक तो क्या ना कि डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से मैं यहीं से डायरेक्ट चलते हैं। इसकी तो दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। इसके चलते हैं अबाउट पे। ये बना बनाया सर्वर है अपना, तो Node.js का सर्वर अपन उठाते हैं। अब देखते हैं सर्वर किस तरीके से बनता है, काम करता है।
इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। सबसे पहले अपन को HTTP को इंपोर्ट करना है, उसके बाद http.create सर्वर, इस पूरे कोड को मैं अभी हटा रहा हूँ, इसको नहीं, इस पूरे को नहीं, केवल इसको हटा भी नहीं रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट HTML। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ request.url इक्वल टू अब क्या करते हैं, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। वैसे तो इंस्टॉल होगी, package.json में जाते हैं और अपने पास सभी कुछ इंस्टॉल है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है तो एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देता हूँ अपन npm i nodemon। अब नोडमोन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अभी अपन क्या कर रहे थे, जितनी बार अपन फाइल को चेंज कर रहे थे ना, हर बार अपन नोड एफ लिख रहे थे। अब क्या करना है, अब केवल अपन को नोडमोन एफ केवल एक बार लिखना है, उसके बाद अपन जितनी बार इसके अंदर चेंज करेंगे, अब जो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। सबसे पहले तो इस पे अपना वो चल रहा है, तो अपन इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो अपना जो है ये खुल के आ जाएगा और अपना हेलो वर्ल्ड अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। और कहाँ पे गया कोड अपना, ये रहा। अब आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर request.url मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, एक कुछ इस जगह से मिलता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट console.log के अंदर request.url इस तरीके से इसको प्रिंट कराने की अगर मैं कोशिश करूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे URL देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ कुछ भी दे दिया और मैं इसको इंटर करता हूँ, जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ये रोटेट करता ही रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कंसोल पे ये वाला URL अपन को मिल गया, जो भी URL अपन ने वहाँ पे दिया वो URL अपन को मिल गया। तो अपन console.log request.url क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपन ने बता सकें, अपन ने बता सकें उसे पर्टिकुलरली कि किस URL पे क्या जाना है। जैसे अपन ने कई बार देखा होगा कि होम पे जाते हैं, जैसे अभी मैं Node.js का ही अगर मैं देख लेता हूँ तो अभी देखो अबाउट के सेक्शन में है ना Node.js org en अबाउट, और इसके अगर सेक्शन में गए तो अपन ने ये सेक्शन, जैसे होम पे जाते हैं तो अभी देखो Node.js org en पे गए तब अपन डाउनलोड में जाएं तो Node.js en और डाउनलोड के अंदर अपन ने ये दिखा दिया। बिल्कुल अपन इसी चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले तो इसकी जगह अपन को else लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे request.url इक्वल टू होम पे जाने पे अपन शो कराते हैं रिस्पॉन्स डेट एंड होम, इस तरीके से। और अगर कोई बंदा अगर अबाउट पे जाता है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अबाउट पे अगर कोई जाता है तो इसको शो करा देते हैं अबाउट। कहाँ गया अपना ये वाला, अब मैं इसको लेके चलता हूँ होम पे तो देखो होम आ गया, अरे यार। और मैं अगर इसको लेके चलता हूँ अबाउट पे तो देखो अबाउट आ गया। और भी कुछ बनाया अपन ने, बस अपन ने इतना ही बनाया था। तो अभी अगर अपन किसी और पे लेके जाएंगे, जैसे मैं लेके चला ए पे अकेला, तो कुछ वैसे रोटेट होता रहेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। और यहाँ पे अपने को जो है चेंजेस का इंतजार करेगा कि अपन ब्राउजर के अंदर कुछ चेंजेस करें। जैसे अपन इसको अगर कर देते हैं केवल ये और यहाँ पे अबाउट की जगह कुछ ऐसा कर दें तो वहाँ पे वो शो हो जाएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो वो अपना यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से अपन किसी भी रूट को अपन सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अपन ने वहाँ पे भेजा था ना FS मॉड्यूल के अंदर के HTML फाइल को अपन रेंडर कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन भेज सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर लिखें FS कंसोल पे नहीं, अपन यहाँ पे response.end के अंदर भेजना पड़ेगा अपन को response.end और fs.read फाइल सिंक, और मैं इसके अंदर दे देता हूँ r.txt, क्योंकि ये प्लेन टेस्ट है तो अपन को यहाँ पे
HTML से यहाँ पे प्लेन करना पड़ेगा और यहाँ पे अपन को toString फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा अपन को यहाँ पे fs को रिक्वायर करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने कर लिया है, कोई बात नहीं। तो fstate इस तरीके से नहीं कर सकते अपन, fs ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अभी किस रूट पे अपन ने इसको सेट किया है, अपन ने इसको A रूट पे सेट किया है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं और जैसे ही मैं इसको, अरे भैया रीलोड करो ढंग से, कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको fs.read फाइल सिंक के नहीं पढ़ पा रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ रीड फाइल सिंक, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्स डॉट एंड इस तरीके से नहीं ले रहा तो नहीं लेने दो। अपन क्या करते हैं, कॉन्स्ट ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं fs.read फाइल सिंक और इसके अंदर अपन देते हैं r.txt और इसमें लगाते हैं toString इस तरीके से। और रिस्पॉन्स डॉट ए के अंदर इस ए को अपन भेजते हैं। अब देखते हैं, उसको करते हैं रीलोड। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, वो बोल रहा है fs.read फाइल सिंक, अभी भी नहीं पढ़ पा रहा है वो। अपन ने fs को यहाँ पे रिक्वायर तो कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। txt फाइल है, HTML देते हैं वापस से इसको। तो कोई बात नहीं, ये Node.js की सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ पे आप समझ तो गई होंगे किस तरीके से सर्वर बनाता है। ये अभी पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट ए के अंदर अभी जो अपन भेज रहे हैं तो उसी को भेजते हैं फिलहाल। fs के बारे में अपन ने देख लिया है किस तरीके से इसको एक्सेस करवाते हैं, इसको अपन कभी और समझ लेंगे। लेकिन अब Node.js का जो अपन ने यहाँ पे सर्वर देखा है, यहाँ पे कि किस तरीके से सर्वर को बनाया जाता है, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। ये सर्वर जो है ना कि अभी बहुत क्या ना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि रिक्वेस्ट डॉट URL ए करो एल्स इसी सब को रिप्लेस करने के लिए एक्सप्रेस.js का इनोवेट हुआ था। Node.js बताया इसलिए जाता है क्योंकि लोगों को समझ में आए कि हाँ इसका यूज क्यों हो रहा है। एक्सप्रेस.js सबसे पहले मैं चलता हूँ, तो Node.js का वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.js। अभी क्या ना कि अभी ज़्यादातर नहीं, मतलब सभी लोग क्या ना कि एक्सप्रेस.js में ही कोड करने लगे। Node.js को सिर्फ समझना रहता है इसके लिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ सके कि Node.js क्यों यूज किया जाता है, Node.js का यूज क्या है। वही सारी चीज़ें, वही सब कुछ अपन एक्सप्रेस.js की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने इतना बड़ा सर्वर बनाया जी, इतने बड़े लैंड का सर्वर बनाया, इसी चीज़ को अपन बहुत आसानी की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, Node.js को इस तरीके से, एक्सप्रेस.js को इस तरीके से अपन को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले टर्मिनल पे चलेंगे, Ctrl+C इसको बंद करेंगे और Ctrl+V करके यहाँ पे पहले डॉलर हटाएंगे और इस तरीके से एंटर दबाएंगे तो अपना पैकेज.json के अंदर एक्सप्रेस आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक्सप्रेस का कोड यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अपन किस तरीके से करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड हेलो वर्ल्ड पे चलते हैं और इस वाले को अपन जो सर्वर अभी अपन बना रहे थे ना, पूरा सेम टू सेम सर्वर अपन कम से कम कोड के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस के अंदर बना सकते हैं। देखो f.js के अंदर बना हुआ है ना सर्वर, इसी सर्वर को, पूरे सर्वर को मैं इसके अंदर बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अपन हेलो वर्ल्ड भेज रहे हैं, यहाँ पर भी अपन बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड भेज रहे हैं। यहाँ पे अपन जो क्या था ये होम के सेक्शन में होम और ए के सेक्शन में दिस इज सागर भेज रहे हैं, ऐसा यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो ऐप डॉट गेट पोर्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाई गई थी, इन सब के बारे में अपन एक्सप्रेस JS के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, वो काम जो इतनी बड़ी लाइन के अंदर हो रहा था वही पूरा काम यहाँ पे केवल इतने से कोड से यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेस JS के अंदर। और यहाँ पे लिख देते हैं ये, कुछ भी लिख दो वैसे तो। और वैसे अगर आपको मालूम नहीं है कि ये पोर्ट क्या है, ये पोर्ट क्या है, यहाँ पे तो पोर्ट बता दूं, पोर्ट ही वो नंबर है जहाँ पे वो एक कोड अपना चलता है। पोर्ट ही वो नंबर है जिस जगह पे अपना सर्वर बनता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड मोन, इस बार एस लिखता हूँ तो अपना देखो चल गया। और अपन यहाँ पे चलते हैं, इसको कर, इस वाले को कर लोकल होस्ट 3000। मैं इस वाले को भी चला देता हूँ। इस वाले को किस तरीके से चलाएंगे, यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ पे चला देंगे नोड मोन एफ, दोनों को ही चला देते हैं ना। तो इस तरीके से इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं। इन दोनों को देखो, ए वाला देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ए वाला देखो इस पे हेलो वर्ल्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बस इतना अंतर है। बाकी ये लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है, ये 127.00 पे 3000 पे रन कर रहा है। तो यानी कि अपन दोनों कोड को किस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं एक्सप्रेस JS और नोड JS के कोड को, वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। ये था नोड JS का अपना बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का, अपन समझ सकते हैं पूरा किस तरीके से नोड JS काम करता है। एक्सप्रेस JS की अभी जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें पूरा एक क्लियरिटी में समझ लेंगे। लेकिन नोड JS का फिर भी क्यों यूज है, फिर भी उसको क्यों पढ़ना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सप्रेस JS के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ नोड JS हो रहा है। क्योंकि नोड JS एक मेन है और उसका जो फ्रेमवर्क है वो है एक्सप्रेस JS। तो कभी भी आप एक्सप्रेस JS पे दिक्कत आएंगे, कुछ एरर अगर आ गई तो उस एरर के बारे में अगर आप नोड JS पर सर्च करेंगे तो आपको बेसिक और बिल्कुल करेक्ट आंसर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था अपना नोड JS के बारे में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।